बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। प्रीवियसली हमने पढ़ा था डायरी डिसऑर्डर ऑफ गट में अबाउट डायरिया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फीसेस। एक ऐसी कंडीशन है कि जब जो पर्सन होता है, जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होती है, उसका जो पाखाना यानी स्टूल होता है या उसकी जो पोटी होती है वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। और उसको वो अपना स्टूल जो है ख़ारिज करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है और उसको जो है फीसेस नहीं आ रहे होते, कभी फॉर अ वीक नहीं आ रहे होते, फॉर 4 डेज़ नहीं आ रहे होते और वो डिफ़िकल्ट होता है। वो जो है उसको जो है कहते हैं स्टूल जो है यानी पेशाब जो है वो नहीं आ रहा होता। द मेन काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कोलोन। ये तब होता है, मेन इसका काज क्या है, मेन वजह क्या है कॉन्स्टिपेशन की, ये तब होती है जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन यानी जज़ब हो जाता है पानी, कहाँ पे, कोलोन के अंदर जज़ब हो जाता है। इनसफिशेंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, जब हम डाइटरी फाइबर नहीं इस्तेमाल करते यानी जो सलाद वगैरह हम जब नहीं खाते, या फिर हमारा जो पानी है वो ज़्यादा जज़ब हो जाता है, या हम पानी पीते नहीं हैं, या हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, यूज़ ऑफ मेडिसन, या किसी किस्म की हम मेडिसन इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिसमें हमारे पास आयरन मेडिकेशन है। हम जब आयरन की दवाई लेते हैं या कैल्शियम की दवाई लेते हैं या एल्युमिनियम लेते हैं, तो तब हमें इन दवाइयों के एल्युमिनियम के लेने से, कैल्शियम के लेने से या आयरन के लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। एंड ट्यूमर्स ऑफ रेक्टम, और रेक्टम का कोई ट्यूमर हो जाए ना, रेक्टम का अंदर कोई ट्यूमर अगर जनरेट हो जाए तो तब भी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन जो है हो जाती है। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। अभी तक हमने ये पढ़ा, जो पर्सन होगा जिसको हमारे पास हार्ड फीसेस आ रहे होंगे, जो पर्सन होगा उसको हार्ड फीसेस आएंगे और वो डिफ़िकल्ट होगा, बड़ा मुश्किल होगा उसको एलिमिनेट करना, जिस्म से खारिज करना। उसकी मेन वजह क्या हो सकती है, एक्सेसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। इसको देखते हैं पहले, देखिएगा इधर देखिएगा, ये है हमारा प्यारा सा स्टमक, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बना दिया लेकिन ये अंदर तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोलोन जो है स्टार्ट हो जाता है, सीकम कोलोन, ठीक है। ये कोलोन इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह ये इसके ऊपर पड़ा होता है। इसको थोड़ा सा इधर से मैं मिटाऊँ तो ये कुछ इस तरह ऊपर से होता है, इस तरह नीचे आता 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 आता, और ये यहाँ पे इस तरह हमारे पास सिग्मोइड कोलोन और इस तरह पड़ा होता है। इसको अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तब हमें कब्ज़ होगी। हमने कोई खाना खाया, वो खाना इधर से आया, यहाँ से वो अंदर गया गया गया, यहाँ से हज़म होता होता जब वो आ गया ना बड़ी आंत के अंदर, आपको पता है बड़ी आंत के अंदर इसके अंदर जो भी पानी है उसने जज़ब होना है। छोटी आंत में हाजमा होता है, हमारा हज़म होती है खुराक, और बड़ी आंत में जो पानी है उसने जज़ब होना होता है। ये एक MCQs है, इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पे भी इसको याद रखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक डाइजेशन हो रही होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, पानी की अब्जॉर्प्शन, नॉट खुराक, पानी की, ठीक है। अच्छा, ये जो पानी है, ये जो खुराक है, इसके इर्द गिर्द खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये खून की नाली मैंने बना दी, और ये खून की नाली कहाँ तक जा रही है, ये हमारे पास हार्ट तक जा रही है, दिल तक, ठीक है। ये खून जो है दिल तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर जो भी पानी पड़ा था, छोटा मोटा जो हमने पानी पिया, वो इस खुराक की नाली यानी खुराक नहीं, ये इस कोलोन से जाएगा, इसके अंदर खून की नाली के अंदर सारा पानी जाएगा और ये पानी हो जाएगा जज़ब। अगर बहुत ज़्यादा पानी जज़ब हो गया, बहुत ज़्यादा पानी जज़ब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो बाकी का जो हमने खाना खाया था, जो हमारा फीसिस यहाँ पे हमारा जो स्टूल बाकी का बच गया है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त हो जाएगा, और फिर उसको इधर से ऊपर जाने में, इधर से जाने में इधर जाने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और ये यहाँ पे फंस जाएगा और पेशेंट को बड़ा दर्द होगा या बड़ा ही उसको अजीब किस्म की फीलिंग होगी। वो अपना जो है स्टूल जो है बाय एनस के ज़रिए
जो है ना खारिज नहीं कर पाएगा, उसका फूड बाहर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, ठीक है। उसने इधर यही बताया कि एक्सेसिव वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाए कोलोन के अंदर, तो तब हमारे पास क्या होता है, जो हमें है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके बाद उसने कहा इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर। अब ये क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसके साथ हम सैलड वगैरह सलाद वगैरह खाएं तो वो थोड़ा ना इधर चिकनाई का काम करते हैं। क्या करते हैं, चिकनाई का काम करते हैं, ताकि ये खुराक जो है ये इजीली यहाँ से जो है ना पास हो जाए और हमारे यहाँ पे कोई ब्लॉक ना हो, पास हो जाए। जो हम खाते हैं ना फाइबर वगैरह, वो क्या करते हैं यहाँ पे फिसलन सी पैदा कर देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और वो जो है फिसल के आसानी से जो है हमारी फूड जो है, जो हमारा पोटी है वो बेसिकली बाहर निकल जाती है। दिस इज़ अ टॉपिक पेशाब पोटी, सो आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो आई हैव टू use all these terminologies, so I'm sorry for that. Basically I don't speak like this, but आप फॉर सेक योर 9th स्टूडेंट्स, तो 9th स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये कोई MBBS की क्लास तो चल नहीं रही, ठीक है। अगर MBBS की क्लास होती देन आई वुड बी यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। अच्छा, डाइटरी फाइबर हो गया, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन आपको जब हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाएगी, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। या यूज़ ऑफ मेडिसन, दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। वो क्या करते हैं, बेसिकली दवाइयाँ जो होती हैं ना, ये जो होती है ना हमारी इंटेस्टाइन, एक मिनट में आपको समझाता हूँ, हर चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट। तो इस तरह का कोई टीचर ढूंढे जो आपको इस तरह से पढ़ाता हो, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये हमारा फूड पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, इसने जाना है नीचे, ठीक है। तो इसको ऊपर से यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और यहाँ से रिलैक्स होगी, तो फूड नीचे चला जाएगा। जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अपनी हरकत जो होती है वो नहीं होती, और वो थोड़ी ढीली सी इस तरह हो जाती है, और फूड जो है थोड़ी सख्त किस्म की हो जाती है, और फूड यहाँ पे पड़ा रहता है या फिर फंस जाता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। आगे फर्दर इनके मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वो कहता है ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ट्रीटमेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन का, कि लार्ज डाइटरी फाइबर हम सैलड वगैरह खाने में इस्तेमाल करें, और हमारी एक्सरसाइज, हम अपनी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से भी हमारी जो खुराक होती है ना वो मूव होती है जिस बॉडी के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, और इस तरह हमारे जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते हैं। एक तो हम डाइटरी फाइबर खाएं, दूसरा हम वर्जिश करें। द मेडिसन्स आर कॉल्ड लेग्जेटिव, जिसको कहते हैं ना कब्ज़ कुशा मेडिसन, जिसमें पैराफिन आते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ मेडिसन आ रही होती है, सिकी क्या कहते हैं, सिकी लैक्स ड्रॉप्स आ रहे होते हैं, जिस बंदे को कब्ज़ हो जाए उसको हम ये दे रहे होते हैं। या हमारे पास सिरप आ रहा होता है डूफालैक के नाम से, ठीक है। ये भी हम दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर ना। तो इस तरह की हम चीज़ें बहरहाल कॉन्स्टिपेशन में दे रहे होते हैं। इन सब को कहते हैं लेग्जेटिव्स, ठीक है। आपने बस इधर पैराफिन की एग्जांपल याद रख लेनी है। और यूज़ फॉर ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट करने के लिए हमने लेग्जेटिव की दवाइयाँ दे देनी है। साथ में उसे कहना ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन इज़ यूजली ईजियर टू प्रिवेंट दैन ट्रीट। अच्छा, इसमें ये बहुत प्यारी लाइन उसने यहाँ पे लिखी है कि वो कहता है कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए ना फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अपनी खुराक अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल करें, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। अगर हो गया ना तो उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपना बचाव कर सकते हैं कुछ तदाबीर इस्तेमाल करके, पानी पी के, अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज करके, ठीक है। वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। वही उसने बात कर दी है कि एक बंदे को अच्छा पानी और अच्छा डाइटरी फाइबर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खीरे हो गए, प्याज खा लो, ठीक है। हमें इस्पगोल किस्म का एक छिलका मिलता है, वो आप पी लें डेली। अक्सर ये बूढ़े लोगों को होती है, तो आपके घर में कोई हो जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो उसको पानी आप पिलाएं, उसको सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, तो उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अल्सर पे आ जाता है। अल्सर बेसिकली ज़ख़म होते हैं, ठीक है, जो मैदे के अंदर हो जाते हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से में, जहाँ जहाँ हमारी खुराक का जो निज़ाम है किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। देखें यहाँ पे भी अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ओरल कैविटी में अल्सर हो सकते हैं, एसोफेगस में हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो है खुराक की नाली में हो सकते हैं, स्टमक में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, कोलोन, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब देखते हैं अल्सर क्या होते हैं। अल्सर, पेप्टिक अल्सर इज़ अ सोर इन इनर वॉल ऑफ गट। जो पेप्टिक अल्सर है, जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या है, एक सोर है, एक ज़ख़म की तरह का है जो मैदे की अंदर या निज़ाम इंहज़ाम की अंदर वाली दीवार के अंदर होते हैं। एसोफेगस हो सकता है, ड्यूडेनम हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है। इन अल्सर, अल्सर में एसिड गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द टिश्यू ऑफ इनर वॉल। जो अल्सर होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा तेज़ाबी गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो मैदे की दीवारों को अंदर से गला देता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है और वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं। इसको अल्सर कहते हैं। अल्सर ऑफ द स्टमक इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। मैदे के अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर का नाम दे देंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक का वर्ड जहाँ पे भी हो ना, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो कहते हैं ना, गैस्ट्रिक, किसी गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को दिखाओ तो मतलब है मैदे वाले डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। गैस्ट्रिक का लफ्ज़ जहाँ पे मैदा होगा तो मैदे के अल्सर को हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। द काजेज ऑफ अल्सर इंक्लूड एक्सेस एसिड। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं अल्सर की। एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत का बन जाना, या कोई इन्फेक्शन जिस्म के अंदर हो जाना, या फिर हम लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें डिस्प्रिन है, ठीक है। एस्प्रिन इसका फार्मूला है, इसको कहते हैं डिस्प्रिन। अगर कोई बंदा लंबे अरसे तक डिस्प्रिन खाता रहे, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो इन्फ्लेमेशन को रोकती है, जो सूजन वगैरह इस तरह की चीज़ों को रोकती है, दर्द को, सूजन को, बूढ़े लोगों में हम डिस्प्रिन या एस्प्रिन, डिस्प्रिन मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। बेसिकली मैं आपको एंड पे सारा ही समझा दूंगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तो स्मोकिंग, जो बंदे स्मोकर होते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उनको अल्सर ज़्यादा हो सकते हैं। कॉफ़ी जो ज़्यादा पीते रहते हैं, चाय और चीज़ होती है, कॉफ़ी और चीज़ होती है, ठीक है। तो जो कॉफ़ी पीते रहते हैं, कोलाज का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है, और स्पाइसी फूड, शवारमे, बर्गर खाते रहते हैं, तो उनको इस तरह के मसले हो सकते हैं। मैदे के अंदर जो जलन होती है, अल्सर होता है, वो इसी वजह से हो रहा होता है। द साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग। मैदे के अंदर जलन होगी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद या एट मिडनाइट, रात के वक्त आपको मैदे में जलन हो रही है। स्वेयर अल्सर में काज एब्डोमिनल पेन। बहुत ज़्यादा स्वेयर, शदीद किस्म के जो अल्सर या ज़ख़म जो बनेंगे मैदे के अंदर, वो हमारे अंदर एब्डोमेन के अंदर पेन पैदा कर सकते हैं। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रिगर्जिटेशन। मतली, खट्टे डिकार आ सकते हैं, ठीक है। सलाइवा थूक को कहते हैं। थूक हमारे मुंह में आ जाएगा और हमें लगेगा कि हमें उल्टी आ रही है, मुंह में सारा कंटेंट आ गया जो भी हमने खाया है। ऐसे खट्टी खट्टी डिकारियाँ, नोज़िया, उल्टी की तरह फील होएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, खुराक हमें एपिटाइट कहते हैं, खुराक एपिटाइट कहते हैं भूख लगना। लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। लॉस ऑफ वेट हो जाएगा हमारा। अल्सर इज़ ट्रीटेड विद मेडिसिन। अल्सर को हम दवाइयों के साथ ट्रीट करते हैं। विच न्यूट्रलाइज द एसिड इफ़ेक्ट, जो कि एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज यानी ख़त्म कर देती हैं। ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे जो तेज़ाब को, मैदे के तेज़ाब को ख़त्म कर देंगी, और जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। स्पाइसी, एसिडिक फूड एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट अल्सर्स। जो बंदा स्मोकिंग करता है उसको अगर मैदे के ज़ख़म हो गए हैं, मैदे की जलन हो रहा है, उसको हम कहेंगे भाई सिगरेट पीना बंद कर दो, एसिडिक फूड खाना बंद कर दो, बोतलें पीना बंद कर दो, स्पाइसी जो है फूड जो है हमारे पास मिर्चीली चीज़ें वो खाना बंद कर दो। ये हम प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल करेंगे, ये हम एहतियाती तौर पे उस बंदे को बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें ना खाओ, तुम्हें अल्सर हो जाएंगे। अब बेसिकली उसने बताया कि मैदे के अंदर वाली दीवार के अंदर ज़ख़म होने को अल्सर कहते हैं। अल्सर एसिडिक जूस की वजह से हो रहे होते हैं। उसके बाद जो मैदे का अल्सर होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है, एक तो हमारे पास हम मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा हो रहा है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूँ। अभी मैं आपको ना जल्दी इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको भूले ना। ये हमारा मैदा है, इसकी ये अंदर वाली जो वाल है, ये वाली अंदर वाली वाल है ना, एक मिनट, ये है हमारी मैदे की अंदर वाली दीवार। यहाँ से ना HCl सिक्रीट हो रहा होता है, निकल रहा होता है, ये खारिज कर रही होती है HCl। क्या होता है HCl? HCl होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक क्या है, जो कि एक तेज़ाब है, ठीक है, एक तेज़ाब है, एक क्या है, एसिड है, ठीक है, एक एसिड है। ये हमारे जिस्म से निकल रहा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारे अंदर यहाँ पे HCl यहाँ पे भाई रिलीज़ हो गया, ये HCl है। यहाँ से ऊपर से आई खुराक, ये खुराक आई है। खुराक के अंदर हमारे पास गोश्त की बोटी थी यानी प्रोटीन था, वो इधर गया तेज़ाब, और इसको इसने ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में खुराक को तब्दील कर दिया, और इस खुराक को हम फिर आगे ले जाएंगे और हज़म करेंगे। क्या हो कि अल्सर हो सकता है। अब मैं इधर एक छोटी सी और डायग्राम बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक और स्टमक बनाया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो गया, HCl। ये खुराक जो है
इसको तो इसने हज़म करना ही करना है। लेकिन जो मैदे की अंदर वाली दीवार है ये भी तो गोश्त से मिल के बनी हुई है, तो वो इसको भी जज़ब करना, इसको भी हज़म करना शुरू कर देगा। जज़ब नहीं, हज़म करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा। इसी को कहेंगे कि ये गैस्ट्रिक अल्सर बन गई है। ठीक हो गया, समझ आ गई। क्योंकि तेज़ाब आप देखें, बैटरी के अंदर जो तेज़ाब होता है वो कितना ज़्यादा जलन पैदा करता है। अगर कोई बंदा अल्लाह ना करे उसको पी ले या कुछ कर ले, तो इस तरह ये जो हमारा जो इनर वाल है ना, अंदर वाली जो दीवार है मैदे की, वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से? HCl की वजह से। ये हो गया गैस्ट्रिक अल्सर। क्या हो गया? गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर का नाम दे देंगे। मज़ीद हम आगे देखते हैं, आगे वो क्या कहता है। एक तो उसने कहा उसके अलावा हमें कोई इन्फेक्शन चल रहा है या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई इस्तेमाल करें। उसने इधर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई बताई है एस्पिरिन। एस क्या होता है यार? एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन एक फार्मूला है जो कि डिस्प्रिन जो हम गोली लेते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? एस्पिरिन पड़ी होती है, एस्पिरिन। तो ये कौन खा रहे होते हैं? दिल के मरीज़। ठीक है, दिल के मरीज़ को हम डिस्प्रिन खिला रहे होते हैं। जिस बंदे को दिल का मसला होगा उनके पेरेंट्स जो है ना डिस्प्रिन खा रहे होंगे, या जिसके दादा दादी किसी को दिल का मसला हो तो वो डिस्प्रिन खा रहे होते हैं। ये ना हमारे ना इन्फ्लेमेशन को जिस्म के अंदर रोकता है। हमारी जिस्म के अंदर जो भी सोजिश वगैरह हो रही है तो उसको रोक रहता है। तो इन मरीज़ों के अंदर भी जो है ना अल्सर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा कोई स्मोकिंग कर रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, कोला वगैरह खा रहा है, तो उससे हो सकता है। उसके बाद उसने साइन एंड सिम्टम्स बता दिए कि रात को जलन होगी, मैदे में दर्द होगा। उसके बाद उसने कहा पेट में दर्द होगा, सलाइवा आ जाएगा, खटियाँ डिकारियाँ आने लग जाएंगी, भूख ख़त्म हो जाएगी, वज़न कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देंगे? एसिड न्यूट्रलाइजिंग हम दवाइयाँ देंगे। इसमें काफ़ी दवाइयाँ हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम दवाइयाँ दे के उसको रोकेंगे कि भाई अब स्पाइसी फूड खाना बंद कर दो, एसिडिक फूड खाना बंद कर दो। तो इस तरह हम मैदे का अल्सर जो है रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना है। दिस इज़ अ रियली रिक्वेस्ट। मैंने वीडियो इसीलिए अपलोड करना बंद कर दी थी क्योंकि कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा था मेरे चैनल को। सब भी नीचे कमेंट कर देते हैं, सर ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें, और सर हमें वीडियो अच्छी लगी है, या वीडियो ये हमें अच्छी लगी है, ये वीडियो इस तरह की है, लेकिन उसके बाद कोई सब्सक्राइब चैनल कर नहीं रहा, जिससे मेरी मोटिवेशन डाउन हो गई है। तो मैं जो है ना अपलोड ही नहीं कर रहा। 90% लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे ही वीडियोस देखते रहते हैं। तो कुछ मेरा भी तो फ़ायदा करें। मज़ीद आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे से हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।